हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है इनडेफिनेट इंटीग्रल वाला वो खत्म हो गया। आज हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल, दैट इज एक्सरसाइज 7.9। 7.7 और 7.8 एक्सरसाइज आपके सिलेबस में से कट चुकी है, तो आज हम 7.9 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज डेफिनेट इंटीग्रल? डेफिनेट इंटीग्रल में हमें क्या होता है, लिमिट्स गिवन होती है, ठीक है। तो मतलब जिसमें ए को बोलते हैं हम लोअर लिमिट और जो बी जो ऊपर है इसको बोलते हैं हम अपर लिमिट। दिस इज लोअर लिमिट और ये है अपर लिमिट, ठीक है। तो इसकी हमने वैल्यू कैसे फाइंड करनी होती है? वैल्यू मतलब पहले हमने एफ का सिंपल जैसे इनडेफिनेट इंटीग्रल में इंटीग्रेशन करते हैं वैसे ही हम इंटीग्रेशन कर लेंगे। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स की वैल्यू, मान लो ये कैपिटल एफ एक्स हो रही है, ठीक है। तो मतलब ये इनडेफिनेट इंटीग्रल में अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो उसकी वैल्यू है ये एफ एक्स। अब हमने लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है ए टू बी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट ये सब्स्टिट्यूट करनी है। वो कैसे करनी होती है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मींस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं आती। इसमें कांस्टेंट टर्म क्यों नहीं आती? क्योंकि ये एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, उस वैल्यू में हमने कोई और चीज ऐड नहीं करना होता। एक्चुअल में ये होता क्या है डेफिनेट इंटीग्रल? एक्चुअली ये होता है कि जैसे हमारे कोई ग्राफिकली देखिए, मान लो ये कोई भी कर्व है, कोई फंक्शन है, हमें एफ एक्स ये कोई कर्व है, लिमिट्स एक्स इक्वल टू ए का मतलब है ये लोअर लिमिट का मतलब है जहां से ये स्टार्ट हो रही है कर्व, और अपर लिमिट का मतलब है जहां पर ये खत्म हो रही है। तो इसके नीचे का जो हमने एरिया निकालना है, दिस इज द डेफिनेट इंटीग्रल। तो इसलिए इसकी वैल्यू एक फिक्स वैल्यू होती है। जैसे इनडेफिनेट इंटीग्रल में होता था कि हम डिफरेंट मेथड से करते हैं क्वेश्चंस, तो डिफरेंट आंसर्स आते हैं, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल में आंसर सेम ही आना चाहिए, ठीक है। इसमें डिफरेंट आंसर है क्योंकि कर्व के नीचे वाला एरिया तो सेम ही होगा, एक ही होगा। ये तो है नहीं कि किसी फॉर्म में 2 हो जाए या 3 हो जाए, ऐसे तो नहीं हो सकता। इसमें हमने सी नहीं ऐड करता। इनडेफिनेट इंटीग्रल में जैसे प्लस सी हर क्वेश्चन में हम लगाते हैं, इसमें हमने प्लस सी नहीं लगाता, इसमें पर्टिकुलर वैल्यू नहीं। चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो इसकी वैल्यू होगी इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स की वैल्यू होगी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ये हमारा फॉर्मूला है। जैसे क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर डी एक्स, लिमिट्स आर 2 to 3, लोअर लिमिट इज 2 एंड अपर लिमिट इज 3। तो करना क्या है? सबसे पहले हमें इसका इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज एक्स क्यूब अपॉन 3, लिमिट्स 2 to 3। पहले अपर लिमिट 3 का क्यूब अपॉन 3 माइनस लोअर लिमिट 2 का क्यूब अपॉन 3। 3 का क्यूब अपॉन 3 मीन्स 9 माइनस 2 to the 4 to the 8 अपॉन 3। तो वैल्यू आएगी एलसीएम इज 3, 9 3 से 27 माइनस 8, 19 अपॉन 3। ये आंसर आ गया 19 अपॉन 3, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर टू 9 इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स अपॉन 30 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी 30 माइनस एक्स की पावर 3/2 का होल स्क्वायर इनटू dx। सबसे पहले तो हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है। इंटीग्रेशन हम कैसे निकालेंगे? सब्स्टिट्यूशन से। मतलब अगर हम पुट करें 30 माइनस एक्स की पावर 3/2 को t पुट करें तो क्या डेरिवेटिव होगा? माइनस 3/2 एक्स की पावर 1/2 dx की वैल्यू हो जाएगी dt। x की पावर 1/2 का मतलब है रूट x, यहाँ पर है तो हमें चाहिए क्या? माइनस 3/2। या फिर हम ये भी कर सकते हैं x की पावर 1/2 dx की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2/3 dt।
तो इस टर्म की जगह पर तो आ गया -2/3 dt और डिनोमिनेटर में 30 - x की पावर 3/2, इसकी जगह पर है t, मतलब t²। अब हमने लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेगी। लिमिट्स एज इट इज नहीं रहेंगे क्योंकि पहले हमारा वेरिएबल x था, अब हमारा वेरिएबल t हो गया है। तो पहले हमारा जो x वेरी कर रहा था दैट वाज फ्रॉम 4 to 9, तो और t की वैल्यू हम देखते हैं कहां से कहां तक वेरी करती है। मींस व्हेन x इज 4, तो यहाँ पर होगा 30 - 4 की पावर 3/2, इसकी वैल्यू t। 30 माइनस ये है 2 का स्क्वायर, स्क्वायर इसका कैंसिल होगा, मतलब 2³ मींस 8 इज इक्वल टू t की वैल्यू हो जाएगी 30 - 8 मींस 22। तो लोअर लिमिट तो हो जाएगी इसकी 22 और अपर लिमिट व्हेन 9, तो इसका मतलब है 30 - 9 की पावर 3/2 इज इक्वल टू t है। तो t की वैल्यू देखेंगे क्या आ रही है, 30 - 27 हो जाएगा, 3 स्क्वायर, स्क्वायर से कैंसिल होगा, 3³ मतलब 27 इज इक्वल टू t। t की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, तो अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। -2/3 t की पावर -2 है, मतलब t की पावर -1 अपॉन -1। लिमिट्स आर 22 to 3। माइनस ये बाहर चला जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, मतलब ये हो गया 2/3 इंटू अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये वैल्यू होगी 1/3 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/22। एलसीएम इज 66, 22 - 3, बाहर है 2/3 कॉमन, तो ये हो गया 19/66 इंटू 2/3। बस इसको सॉल्व करो। ठीक है, नेक्स्ट है x dx अपॉन x + 1 into x + 2। लिमिट्स आर फ्रॉम 1 to 2। अब इसको पता है आपको कि हमने करना कैसे, पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन करना है। पहले हम इसको लिखेंगे x अपॉन x + 1 इज इक्वल टू a अपॉन x + 1 प्लस b अपॉन x + 2। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x + 1 x + 2, तो x इज इक्वल टू a इंटू x + 2 प्लस b इंटू x + 1। पुट बोथ साइड्स, x की वैल्यू एक बार -2 पुट करेंगे, एक बार -1 पुट करेंगे। जब -2 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू होगी -2, वैल्यू 0, -2 + 1 -1 मतलब -b, तो b की वैल्यू आ गई 2। जब हम -1 पुट करेंगे तो -1 इज इक्वल टू -1 + 2 1 मतलब a, तो a की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, तो हम इस टर्म को क्या लिख सकते हैं, -1 अपॉन x + 1 प्लस 2 अपॉन x + 2 इंटू डी। इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, माइनस ऑफ लॉग x + 1 प्लस 2 log of x + 2। लिमिट्स आर फ्रॉम 1 to 2। ये लिमिट्स 1 to 2 साथ के साथ। ठीक है, पहले हम 2 लिमिट पुट करेंगे, माइनस log of 3 प्लस 2 log 4, और जब लोअर लिमिट पुट करेंगे माइनस, और यहाँ पर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस log of 2 और माइनस 2 log 3। ये इन दोनों में इकट्ठा करो, -3 log 3 प्लस इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर,
ठीक है, 2 का स्क्वायर मतलब ये 2 बाहर आ जाएगा, 4 log 2 प्लस log 2, ये हो गया -3 log 3 प्लस 5 log 2, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin cube 2t into cos 2t लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to pi। पहले इंटीग्रेशन के लिए इसको हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। पुट sin 2t की वैल्यू y ले लेते हैं, तो डेरिवेटिव होगा 2 cos 2t dt की वैल्यू हो जाएगी dy 1/2 into 2। तो ये वैल्यू तो हो गई dy में, sin क्यूब 2t का मतलब हो गया y क्यूब into dy 1/2 बाहर है, इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 y की पावर 4 अपॉन 4। ठीक है, तो मतलब y की पावर 4 अपॉन 8, y की पावर 4 को हम लिख सकते हैं sin की पावर 4 2t अपॉन 8, 1/8 बाहर निकालना। अब हम क्योंकि लिमिट्स पुट करेंगे, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to pi। हमें t वेरिएबल गिवन था, तो जब तक हमारा t नहीं आता तब तक हमने ये लिमिट्स नहीं पुट करनी। ये सेम लिमिट्स आप y में पुट मत कर देना, ठीक है, क्योंकि या तो फिर इसकी लिमिट्स यहाँ पर भी चेंज कर लोगे, y के अकॉर्डिंगली वैल्यूज क्या होंगी, y वेरिएबल है तो यहाँ पर हमारी लिमिट्स अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगी। लेकिन अगर हमने y की इसमें लिमिट्स हमने चेंज नहीं की, तो एंड में जब हम y की वैल्यू t की फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो तब हमने लिमिट्स ये पुट करनी है। ठीक है, तो ये वैल्यू होगी 1/8 sin की पावर 4 2 into pi/4 माइनस sin की पावर 4 into 0 1/8 sin, ये कैंसिल हो गया, sin pi/2 की वैल्यू 1 की पावर 4 1 माइनस sin 0 की वैल्यू 0, मतलब आंसर आता है 1/8। तो इस टाइप से आपको ये एक्सरसाइज 7.9 कंप्लीट करनी है, बहुत सिंपल है। सिंपली इसको इंटीग्रेट करके हमने लिमिट से पुट करनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर। हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन। ठीक है, आज हम पिछले वीडियो में हमने किया था इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। आज हम करेंगे जैसे डिफरेंशिएशन में होता है प्रोडक्ट रूल, इसमें प्रोडक्ट वाले फंक्शंस को हमने कैसे इंटीग्रेट करना होता है वो हम करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अगर हमें प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस गिवन हो, इंटीग्रेशन f into g, ठीक है, दो फंक्शंस के प्रोडक्ट गिवन हो तो हमने उन क्वेश्चंस को कैसे करना होता है। हमने किसी भी इन दोनों में एक फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, दूसरे को सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो उसका मेथड होता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx। इन दोनों का प्रोडक्ट करके उसके बाद फिर से हम डेरिवेटिव इंटीग्रेशन लेते हैं, तो ये हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये सिंपल सा मैंने एक फॉर्मूला बताया है, तो चलो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। f into g dx की वैल्यू है f into इंटीग्रेशन ऑफ g माइनस डेरिवेटिव ऑफ f into इंटीग्रेशन ऑफ g into dx। ये फॉर्मूला होता है f into g। ठीक है, कोई भी हमारा इसमें हमने f को फर्स्ट फंक्शन लिया था, g को सेकंड फंक्शन लिया था। तो चलो अब हम क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन से आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है x into cos x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इसमें हम कोशिश ये होनी चाहिए कि जिस चीज का हमें इंटीग्रेशन आसानी से हो जाए
वो हमने सेकंड फंक्शन लेना होता है। इसमें दोनों का आराम से हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 और cos x का इंटीग्रेशन sin x, दोनों का हो सकता है। फिर उसके बाद हमें ध्यान देना होता है कि डेरिवेटिव जिसका खत्म हो जाए, मतलब इन द एंड यहाँ पर अगर डेरिवेटिव की वैल्यू कांस्टेंट अब कोई भी आ जाएगी तो फिर हमारा सिर्फ यहाँ पर एक ही फंक्शन g वाला ही रह जाएगा, तो उसका फिर इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। तो इसका मतलब है हमने x को फर्स्ट फंक्शन लेना है, cos x को सेकंड फंक्शन। मतलब x या x की कोई भी इंटीग्रल पावर्स होती हैं तो उसको हमेशा हमने फर्स्ट फंक्शन लेना है। तो ये हो गया अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन cos x का इंटीग्रेशन sin x माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन x का डेरिवेटिव 1 cos x का इंटीग्रेशन sin x dx। ठीक है, ये वैल्यू होगी x sin x माइनस sin x का इंटीग्रेशन अब दो बार, क्योंकि अब यहाँ पर ये x वाला तो डेरिवेटिव वाला पार्ट लेना खत्म हो गया, सिर्फ अब हमें sin x का इंटीग्रेशन करना है। sin x का इंटीग्रेशन इज माइनस cos x प्लस, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही अगर हम एक क्वेश्चन और करके देखें, e रेज़ टू पावर x into e रेज़ टू पावर x dx। इसमें x को फर्स्ट फंक्शन, e की पावर x को सेकंड फंक्शन। पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e रेज़ टू पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e रेज़ टू पावर x। तो ये वैल्यू हो जाएगी x e की पावर x माइनस e रेज़ टू पावर x प्लस c, क्योंकि e की पावर x का इंटीग्रेशन तो e की पावर x हो ही जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम करते हैं log x का इंटीग्रेशन। अब इसमें डेरिवेटिव तो हमें पता है 1/x होता है, लेकिन इंटीग्रेशन क्या होगा? अब हमारे पास तो इसके साथ में कोई और फंक्शन भी नहीं है जिसको हम फर्स्ट फंक्शन या सेकंड फंक्शन ऐसा कुछ भी हम कंसीडर कर सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको 1 इंटू करेंगे, 1 इंटू log x। ठीक है, अब हम log x का इंटीग्रेशन तो पता नहीं है, log x का इंटीग्रेशन नहीं पता, तो इसका मतलब है हमने उसको सेकंड फंक्शन नहीं लेना। जिसका इंटीग्रेशन नहीं पता तो उसको हमने सेकंड फंक्शन नहीं लेना, तो उसको हम लेंगे फर्स्ट फंक्शन, 1 को लेंगे हम सेकंड फंक्शन। ठीक है, अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज log x एज इट इज 1 का इंटीग्रेशन x माइनस 1 का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन इज x एंड log x का डेरिवेटिव 1/x इनटू d। ये कैंसिल हो गया, x log x माइनस, अब यहां पर बचा 1 का इंटीग्रेशन इज x। ठीक है, अच्छा अब हम करते हैं एग्जांपल नंबर 20। इस क्वेश्चन में है x sin इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इनटू dx। अब आप कहोगे कि इसमें तो 3 फंक्शन आ गए, x sin इनवर्स x और 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन इसमें हमें एक चीज और भी दिख रही है कि ये sin इनवर्स x का डेरिवेटिव है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है, हम पुट कर सकते हैं sin इनवर्स x को थीटा, तो डेरिवेटिव हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इनटू dx, इसकी वैल्यू हो जाएगी d थीटा। तो इसका मतलब ये सारी चीज तो d थीटा में कवर अप हो जाएगी। x की वैल्यू हो जाएगी sin थीटा और sin इनवर्स x का मतलब है थीटा, थीटा इनटू sin थीटा और ये सारा d थीटा। अब ये दो फंक्शंस की प्रोडक्ट होगी थीटा इनटू sin थीटा। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, थीटा को फर्स्ट फंक्शन, sin थीटा को सेकंड फंक्शन। पहले थीटा एज इट इज sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ थीटा का डेरिवेटिव 1 sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा। ठीक है, मतलब ये हो गया माइनस थीटा cos थीटा प्लस cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा प्लस c। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस थीटा का मतलब है sin इनवर्स x और cos थीटा की वैल्यू हमें यहां से निकालनी पड़ेगी।
क्योंकि x का मतलब है साइन थीटा, तो cos थीटा का मतलब हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस साइन थीटा का मतलब है x। ठीक है, नेक्स्ट है e रेज़ टू पावर x sin x dx। ये मान लो i के इक्वल है, इसमें कोई भी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन कोई भी खत्म नहीं होगा, sin x का cos x cos x का sin x का cos x, मतलब ये चीज चलती जाएगी। ऐसे ही e की पावर x का भी ये खत्म नहीं होगा। तो इसको करने का थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है, उसको करेंगे मतलब हमने इसको i के इक्वल रखेंगे। तो इसमें हमने e रेज़ टू पावर x को फर्स्ट फंक्शन, sin x को सेकंड फंक्शन, किसी को भी हम रख सकते हैं। ठीक है, e की पावर x एज इट इज sin x का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ cos x माइनस e की पावर x का डेरिवेटिव e रेज़ टू पावर x sin x का इंटीग्रेशन, sin x का इंटीग्रेशन इज माइनस ऑफ cos x dx। अब हम यहाँ पर e की पावर x इंटू cos x का इंटीग्रेशन को ले, e की पावर x को ही दोबारा हमने फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन कंसीडर करना है। ये वैल्यू होगी माइनस e रेज़ टू पावर x cos x एज इट इज प्लस e की पावर x एज इट इज cos x का इंटीग्रेशन sin x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x का डेरिवेटिव e रेज़ टू पावर x cos x का इंटीग्रेशन sin x dx। सेम वैल्यू आ गई, सेम वैल्यू आ गई, तो हम इसकी जगह पर i लिख सकते हैं माइनस i को हम इस साइड पर ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर, तो लेफ्ट हैंड साइड पर हो जाएगा 2i प्लस i, 2i इज इक्वल टू, इन दोनों से हम e रेज़ टू पावर x कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा sin x माइनस cos x। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दो, तो i की वैल्यू हो जाएगी e रेज़ टू पावर x अपॉन 2 इंटू sin x माइनस cos x। हो गया, चीज सेम लगी है, सिर्फ हमने इंटीग्रेशन 2 बार किया है, 2 बार करके हमारी वही वैल्यू सेम आ रही थी, तो उसकी वैल्यू की जगह पर हमने i सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसी में एक स्पेशल फॉर्म आती है, e रेज़ टू पावर x के साथ इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर x के साथ अगर कोई फंक्शन गिवन हो और साथ में उसका डेरिवेटिव भी पड़ा हो, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा देखते हैं। e रेज़ टू पावर fx प्लस, यहाँ पर अलग अलग करके देखते हैं, e रेज़ टू पावर fx f डैश x dx। ठीक है, इसमें हमने fx को फर्स्ट फंक्शन लेंगे, e रेज़ टू पावर x को सेकंड फंक्शन लेंगे। पहले fx एज इट इज e की पावर x का इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर x का इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर x fx का डेरिवेटिव f डैश x dx। ये टर्म सारी की सारी एज इट इज, जो सेकंड इंटीग्रल पार्ट था ना वो सारा का सारा हम एज इट इज ही रखेंगे, प्लस e रेज़ टू पावर x f डैश x dx। ये सारा कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू आ गई e रेज़ टू पावर x इंटू fx प्लस 6। तो इसका मतलब है अगर e रेज़ टू पावर x के साथ कोई भी फंक्शन हो और साथ में ही उसका डेरिवेटिव पड़ा हो, तो हमारा आंसर आ जाएगा e रेज़ टू पावर x इंटू दैट फंक्शन प्लस। ठीक है, हम ये डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं और अगर निकाल के दिखाना हो तो हम निकाल के भी दिखा सकते हैं, जैसे हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं फॉर्मूला, इफ e रेज़ टू पावर x इंटू fx प्लस f डैश x हो, इसका इंटीग्रेशन करना हो, तो इसकी वैल्यू होती है e की पावर x fx प्लस। ठीक
ठीक है, तो जैसे ये है हमारे पास e रेज़ टू पावर x इंटू tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है। सेम बन रहा है fx की वैल्यू है tan इनवर्स x, f डैश x मतलब tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। सेम ये चीज बन रही है, तो हम डायरेक्टली आंसर लिखेंगे इसका e रेज़ टू पावर x इंटू tan इनवर्स x प्लस, ठीक है। चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट e रेज़ टू पावर x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये है। अब इसमें हमें कोई फंक्शन ऐसा तो दिया नहीं है कि साथ में ही उसका डेरिवेटिव एडिशन में पड़ा हो, तो फिर मतलब हम उसको डायरेक्टली लिख सकें, तो हमें वो चीज हमें पहले बनानी पड़ेगी, वो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस से आएगा। उसके लिए हम करेंगे यहाँ पर +1 और -1, ठीक है। तो ये हो गई वैल्यू e रेज़ टू पावर x, एक्स स्क्वायर -1 प्लस 2, इनके नीचे अलग अलग यहाँ पर आएगा यहाँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, ठीक है। तो ये हो गया e रेज़ टू पावर x, एक्स स्क्वायर -1, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, मतलब x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, और यहाँ पर आएगा 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू dx। अगर हम इसके डेरिवेटिव लेकर देखें, मान लो x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 को अगर हम y ले लें, dy बाई dx की क्या वैल्यू होगी, देखिए बच्चे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 एज इट इज, x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 माइनस x माइनस 1 एज इट इज, x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू dy बाई dx। x से x कैंसिल, 1 प्लस 1, ये वैल्यू होगी 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, हाँ सॉरी प्लस है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये हमारा फंक्शन है, साथ में ये डेरिवेटिव हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका e रेज़ टू पावर x इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अब इस पूरी टर्म को देखकर हमें लगता है कि ये क्या है, इसका डेरिवेटिव होना, बस एक बार इसको करके देख लो कि हमें चाहिए क्या फंक्शन में, तो उसके बाद उसका आसान हो जाता है। तो इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, एक्सरसाइज 7.6 बहुत इजीली हो जाएगी, बहुत आसान है। फिर 7.7 भी है, इंटीग्रल ऑफ सम मोर टाइप्स, वो आपके सिलेबस से कट चुका है, वो नहीं करना। 7.7 भी नहीं करनी और 7.8 भी नहीं करनी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम अपने 7.9 करेंगे। यस, थैंक यू।